कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जी हाँ, एक बार फिर से हम उसी एपिसोड को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसको शनिवार को आप देखना नहीं चाहते। पहले ही कह दिया था 15 पोंगल की वजह से सेशन नहीं आया, 16 मेरी पुंगी बजी हुई थी उसकी वजह से सेशन नहीं आया, तो इस सप्ताह में 2 सेशन नहीं हुए। तो आज जब एडिटोरियल था तो मुझे लगा भाई कम से कम 4 सेशन होना चाहिए। तो 13-14 हुआ था, 15-16 नहीं हुआ, 17-18 होगा, इसलिए 18 को उपस्थित हैं। झेल लीजिए, कुछ नए वर्ड्स है डिक्शनरी में जोड़ देते हैं, शायद फ़ायदा हो जाए, क्या पता एग्ज़ाम में पूछते, और नहीं भी पूछेगा तो जानकारी बढ़ जाएगी। तो चलिए, समझ में आई? द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि ऐसे जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कॉमेंट में लिख करके साझा कीजिए, अगले सेशन में उसके आंसर के साथ जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे, वर्ड ऑफ द डे से। चलिए, आज का जो वर्ड ऑफ द डे है, फिर से एक बार मैंने क्यों कहा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश के जितने शब्द मैंने पढ़ाया हूं उसमें अगर मैं रेशियो देख रहा हूं तो सबसे ज़्यादा कटु आलोचना करना, करी निंदा करना, सत्यानाश कर देना, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। तो मुझे लगता है ना कि वो शायद ब्रिटिश लोग वो सामंतवादी थे, वो कॉलोनियल सिस्टम, वो जगह जगह जा कर के तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, आलोचना कर दिया, हड़प लिया, पता नहीं क्यों। फिर से एक वर्ड नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, और नाउन में जानते ही हैं, अरे वही आपका जो है सस्पेन, पैन, सॉस पैन है, सस्पेन नहीं है जिसमें चाय। बैचलर लोग तो चाय कभी कभी लोटा में बना लेता है, उसको जो बर्तन मिल जाए उसी में बनेगा, कढ़ाई में ही खा लेता है। खैर कोई बुराई नहीं है इसमें, चलता है। तो वो नाउन वाला नहीं, वर्ब की तरह बात करेंगे, और ये प्रीफिक्स की तरह भी इस्तेमाल होता है। जैसे पैन इंडिया, पैन अमेरिका इस्तेमाल होता है, मतलब किसी चीज का सब कुछ, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी बात नहीं कह रहे। मैं वर्ब की तरह जब बात करूं तो इसका मतलब होता है टू सिवियरली क्रिटिसाइज समथिंग सच एज अ प्ले और अ मूवी। मतलब किसी भी चीज की कड़ी निंदा करने के अर्थ में हम पैन शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है कटु आलोचना करना। विशेष करके क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी इंसान के लिए नहीं करेंगे, समथिंग, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंसान के लिए नहीं है। तो पैन जो है वो नाउन की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, और इसको प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है टू सिवियरली क्रिटिसाइज समथिंग, ध्यान दीजिएगा, समवन नहीं है, समथिंग, सच एज अ प्ले और अ मूवी, मतलब है कटु आलोचना करना। सिनोनिम की बात करें, क्रिटिसाइज, सेंसर, लैम्बास्ट एंड सैवेज, क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज, सेंसर, लैम्बास्ट एंड सैवेज एक अर्थ में पैन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रेज, एक्सटॉल, अप्रूव एंड कमेंट, क्या हो जाएगा? प्रेज, एक्सटॉल, अप्रूव एंड कमेंट एक अर्थ में पैन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टेलीविजन सीरीज वॉज पैन बाय क्रिटिक्स एंड व्यूअर्स अलाइक, क्या है? द टेलीविजन सीरीज वॉज पैन बाय क्रिटिक्स एंड व्यूअर्स अलाइक। यहां पर जो आज के सेशन का वर्ड ऑफ द डे है वो है पैन, और मैंने कहा कि इसको नाउन की तरह आप इस्तेमाल करते हैं, कई अर्थों में ये प्रयोग होता है। तो आप अगर चाहें, और मैं चाहता हूं कि आप इसके नाउन वाले फॉर्म को कमेंट में लिखिए, ताकि आप भी आपका भी रिवीजन हो सके, और आपके मित्र जो नहीं जानते हैं, और ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत कमजोर हैं, सुपर बिगनर्स हैं, बिगनर्स भी नहीं कह सकते, उन्होंने अभी अभी इंग्लिश शुरू किया, तो उनको बहुत कुछ यहां से सीखने के लिए मिल जाएगा। तो आप अपनी भी मदद करिए, उनकी भी मदद करिए, और मेरी भी मदद करिए, क्योंकि आप ही की मदद से ये चैनल यहां तक पहुंचा है। तो सिंपल है, पैन का जब हम वर्ब वाला सेंस ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? टू सिवियरली क्रिटिसाइज समथिंग सच एज अ प्ले और अ मूवी, मतलब है कटु आलोचना करना। चले सेशन में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है क्लाउड। आज के जितने वर्ड है ना, मैक्सिमम आपको ऐसा ही लगेगा कि आज वर्ड ऑफ द डे का ही, वर्ड्स ऑफ द डे का सेशन है। ऐसा है, इसका मीनिंग आप जानते हैं, नाउन वाला सब जानता है ना। क्लाउड का मतलब होता है कुछ धुंधला धुंधला या बादल जैसा कुछ, है ना। तो ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है।
अब इसका मतलब देखिए, कह रहा टू बिकम मेक और समथिंग डिफिकल्ट टू सी थ्रू, और टू मेक समथिंग लेस क्लियर इजी टू अंडरस्टैंड, और टू मेक समथिंग लेस एंजॉयबल, और टू स्पॉइल। मतलब है कि धुंधला करना या हो जाना, अस्पष्ट या दुर्बोध बनाना, या मजाक कम कर देना या दूषित कर देना, इस अर्थ के लिए हम क्लाउड शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कितना इसका व्यापक उपयोग है। ये धुंधला करना, हो जाना आप जानते होंगे, अस्पष्ट या दुर्बोध बनाना ये शायद ही आपको पता हो। लिख करके बताइए क्या इसके वर्ब वाले सेंस से वाकिफ थे आप। अगर आप नाउन वाले सेंस से वाकिफ हैं तो मैं तो आपको कहा कि आपको बहुत मशक्कत होती है। मैंने कहा है कि YouTube पर जब आपको कमेंट करना पड़ता है तो सबसे पहले तो एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, सरकार से ऑर्डर लेना पड़ता है, उसमें कई बार आपको ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए आप नहीं कर पाते हैं। लाइक करने के लिए भी जब आप लाइक के बटन को क्लिक करते हैं तो प्रोसेस में बहुत समय लग जाता है, सिस्टम ऑन रखना पड़ता है, फ़ोन को पकड़े रहना पड़ता है। तो खैर इन सब चीज़ों को छोड़िए, और अगर ये सब आसानी से नहीं कर पाते इसलिए, लेकिन मैं आपको क्यों कहता हूं, मैंने पिछले भी कहा कि इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए। इन्वॉल्व होंगे तो आपको याद होगा। क्लाउड का जो पहला है वो तो नाउन की तरह है, ये सब लोग इससे वाकिफ है। यहां मैंने कहा टू बिकम और मेक समथिंग डिफिकल्ट टू सी थ्रू, और मेक समथिंग लेस क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड, और टू मेक समथिंग लेस एंजॉयबल, और टू स्पॉइल। मतलब है धुंधला करना या हो जाना, अस्पष्ट या दुर्बोध बनाना, मजा कम कर देना या दूषित कर देने के अर्थ में हम क्लाउड शब्द का प्रयोग करते हैं जब ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। सिनोनिम की बात करें, कंफ्यूज, ऑब्स्क्योर एंड मडल। क्या हो जाएगा? कंफ्यूज, ऑब्स्क्योर एंड मडल एक अर्थ में क्लाउड के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इलुसिडेट, एक्सप्लेन एंड एक्सप्लिकेट। क्या हो जाएगा? इलुसिडेट, एक्सप्लेन एंड एक्सप्लिकेट एक अर्थ में क्लाउड के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर जो सेशन का पहला शब्द है वो है क्लाउड, टू बिकम और मेक समथिंग डिफिकल्ट टू सी थ्रू, और टू मेक समथिंग लेस क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड, और टू मेक समथिंग लेस एंजॉयबल, और टू स्पॉइल। इस अर्थ में हम क्लाउड शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है हर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन द केस वॉज बिगिनिंग टू क्लाउड हर जजमेंट। क्या है? हर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन द केस वॉज बिगिनिंग टू क्लाउड हर जजमेंट। चले अगला जो शब्द है वो है रिडल। रिडल भी नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। टू मेक अ लॉट ऑफ होल्स इन समवन और समथिंग। अब यहां पर वो जो क्या कहते हैं हमारे पांडे जी का डायलॉग है ना कि इतना छेद कर देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि डैश एंड डैश, तो वहां रिडल इंग्लिश का जो शब्द है रिडल का मतलब होता है टू मेक अ लॉट ऑफ होल्स इन समवन और समथिंग। मतलब किसी चीज में बहुत सारा छेद कर देना, यानी छलनी कर देना। इस अर्थ में हम रिडल शब्द का प्रयोग करते हैं। या फिर अ पर्सन और सिचुएशन और इवेंट दैट यू कांट अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। मतलब है छलनी कर देना, रहस्य या पहेली, पेचीदा व्यक्ति, वस्तु या घटना, ऐसा जिसे समझाया ना जा सके। इस अर्थ में हम रिडल शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां पर जब वर्ब की तरह यूज करेंगे तो मतलब होता है छलनी कर देना, बहुत सारे छेद कर देना। उस अर्थ में हम रिडल शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे पहेली और रहस्य के अर्थ में यूज करते हैं, पेचीदा व्यक्ति को बताने के अर्थ में यूज करते हैं, या कोई वस्तु या घटना है जिसको कि समझाया ना जा सके, उस अर्थ में भी हम रिडल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करेंगे, पजल, एनिग्मा एंड कॉनंड्रम। क्या है? पजल, एनिग्मा एंड कॉनंड्रम एक अर्थ में रिडल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सॉल्यूशन, क्लैरिटी, दोबारा लिखा गया सॉल्यूशन, क्लैरिटी, और कुछ डिफरेंट होने के सेंस में भी और सारे शब्द को आप अपने तरफ से एक कम से कम इसका एंटोनिम, रिडल का एंटोनिम किसी भी अर्थ में जो सॉल्यूशन है, क्लैरिटी है, आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। यहां पर सॉल्यूशन दोबारा जो है टाइप हो गया था। तो यहां पर जो दूसरा वर्ड है इस सेशन का वो है टू मेक अ लॉट ऑफ होल्स इन समवन और समथिंग। इस अर्थ के लिए यूज करते हैं रिडल का। या फिर अ पर्सन, सिचुएशन और इवेंट दैट यू कांट अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, मतलब जिसे समझाया ना जा सके, ऐसा पेचीदा व्यक्ति, वस्तु या घटना, उस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। या रहस्य और पहेली के अर्थ में भी रिडल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है द एंटी एयरक्राफ्ट गन्स रिडल द प्लेन्स विंग्स विद बुलेट्स। क्या है? द एंटी एयरक्राफ्ट गन्स रिडल द प्लेन्स विंग्स विद बुलेट्स। इस पेज पर जो दो शब्द आए हैं वो है पहला क्लाउड, टू बिकम और मेक समथिंग डिफिकल्ट टू सी थ्रू, और टू मेक समथिंग लेस क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड, और मेक समथिंग लेस एंजॉयबल और टू स्पॉइल। इस अर्थ में हम क्लाउड शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है रिडल, टू मेक अ लॉट ऑफ होल्स इन समवन और समथिंग और अ पर्सन, सिचुएशन और इवेंट दैट यू कांट अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। रिडल का मतलब है पहेली, रहस्य, छलनी कर देना, पेचीदा व्यक्ति, वस्तु या घटना जिसे समझाया ना जा सके। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं रिडल का। ठीक है, तो अभी तक तीन वर्ड, पहला पैन, किसी चीज की विशेष करके कटु आलोचना करने के अर्थ में प्रयोग करते हैं। दूसरा है क्लाउड, है ना, और तीसरा है रिडल। चलिए अगला जो शब्द है वो है इम्पॉन्डरेबल।
ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब है अ फैक्टर दैट इज डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट और एसेस और डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट और एसेस, मतलब है जिसका मूल्यांकन करना कठिन हो, गणना कठिन, अनिश्चित या जिसका सटीक निर्धारण, मापन या मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, उस अर्थ में हम इम्पॉन्डरेबल का प्रयोग करते हैं। मापन मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, जिसका सटीक निर्धारण, मापन या मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, उस अर्थ में हम इम्पॉन्डरेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। यह एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है। सिनोनिम की बात करें, एनिग्मेटिक, मर्की एंड मिस्टिकल, क्या हो जाएगा? एनिग्मेटिक, मर्की एंड मिस्टिकल। और एंटोनिम कहें ओवियस, एपरेंट एंड एविडेंट, क्या हो जाएगा? ओवियस, एपरेंट एंड एविडेंट एक अर्थ में इम्पॉन्डरेबल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है इम्पॉन्डरेबल, अ फैक्टर दैट इज डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट और एसेस, और डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट और एसेस। अब यहां पर क्या है कि ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से है, इसलिए थोड़े से अंतर के साथ मीनिंग लिखा गया है, दोनों अर्थ में कैसे प्रयोग करेंगे। सिनोनिम क्या क्या कहा? एनिग्मेटिक, मर्की एंड मिस्टिकल। एंटोनिम है ओवियस, एपरेंट एंड एविडेंट। एग्जांपल देख लेते हैं। देयर आर टू मेनी इम्पॉन्डेबल्स फॉर एन ओवरऑल प्रेडिक्शन, क्या है? देयर आर टू मेनी इम्पॉन्डेबल्स फॉर एन ओवरऑल प्रेडिक्शन। चले अगला जो शब्द है वो है कंपाउंड। कंपाउंड नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। आप मैथ वाले इसको पढ़ चुके हैं, एक तरह का इंटरेस्ट होता है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, आप जानते होंगे। तो इसके नाउन वाले मीनिंग से आप बखूबी जो है परिचित है। मैं यहां पर वर्ब वाला मीनिंग रख रहा हूं, टू मेक अ प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन वर्स और टू मिक्स टू थिंग्स टुगेदर, मतलब है इसका मतलब होता है कि बिगाड़ देना या बढ़ाना। मतलब क्या कह रहा है कि किसी भी प्रॉब्लम को या डिफिकल्ट सिचुएशन को वर्स कर देना और खराब कर देना, इस अर्थ में हम कंपाउंड शब्द का प्रयोग करते हैं। या फिर कह रहा है टू मिक्स टू थिंग्स टुगेदर, दो चीजों को आपस में मिलाने के लिए भी हम कंपाउंड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है कंपाउंड, टू मेक अ प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन वर्स और टू मिक्स टू थिंग्स टुगेदर। ये नाउन और वर्ब की तरह प्रयोग होता है, लेकिन मैं यहां पर जो बता रहा हूं वो वर्ब वाला यूज है, क्योंकि नाउन वाला यूज बहुत कॉमन है। आप चाहो तो कमेंट में लिख करके मुझे भी बताओ, अपने मित्रों को भी बताओ, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा, उनको भी फायदा हो जाएगा। सिनोनिम की बात करें, एग्रेवेट, वर्सन एंड एग्जैसरबेट, क्या हो जाएगा? एग्रेवेट, वर्सन एंड एग्जैसरबेट एक अर्थ में कंपाउंड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रिड्यूस, डिमिनिश, लेसन एंड एबेट, क्या हो जाएगा? रिड्यूस, डिमिनिश, लेसन एंड एबेट एक अर्थ में कंपाउंड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां जो दूसरा शब्द है वो है कंपाउंड, टू मेक अ प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन वर्स और टू मिक्स टू थिंग्स टुगेदर, मतलब है बिगाड़ देना, बढ़ाना या मिश्रित करना, इस अर्थ में हम कंपाउंड शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर टेरर वॉज कंपाउंडेड बाय द फीलिंग दैट सी वॉज बीइंग वॉच्ड, क्या है? हर टेरर वॉज कंपाउंडेड बाय द फीलिंग दैट सी वॉज बीइंग वॉच्ड। इस पेज पर जो दो शब्द आया है, पहला है इम्पॉन्डरेबल, मतलब होता है अ फैक्टर दैट इज डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट और एसेस, और डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट और एसेस। ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इम्पॉन्डरेबल मतलब होता है कि गणना कठिन, अनिश्चित या जिसका सटीक निर्धारण, मापन या मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, इस अर्थ में हम इम्पॉन्डरेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड दूसरा शब्द है, इसका मतलब होता है टू मेक अ प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन वर्स और टू मिक्स टू थिंग्स टुगेदर, मतलब है बिगाड़ देना, बढ़ाना या मिश्रित करना, इस अर्थ में हम कंपाउंड शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है बॉयंसी। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है और फिजिक्स वाले लोग, साइंस पढ़ने वाले लोग इससे बखूबी परिचित होंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कौन कौन से लोग थे जो बॉयंसी से, और कौन कौन से लोग हैं जो बॉयंसी से परिचित हैं और किन्होंने पढ़ा था। इसका मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल और एबल टू मेक अ प्रॉफिट और अ हैप्पी पॉजिटिव क्वालिटी स्पेशली इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब है सफल होने, लाभ कमाने में सक्षम होने का गुण या प्रफुल्लता। ये किस तरह की खुशी है? ये खुशी है स्पेशली इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब है कठिनाइयों के बावजूद भी खुश रहने, पॉजिटिव क्वालिटी, विशेष करके जब आप परेशानी की परिस्थिति में हो तब भी, उसके लिए हम बॉयंसी शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे फिजिक्स वाले नियमानुसार इसका क्या है सेंस, अगर आपने साइंस में पढ़ा है तो आप कॉमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। सिनोनिम की बात करें, चेयरफुलनेस, हैप्पीनेस एंड जॉय। एंटोनिम की बात करें, डिप्रेशन, पेसिमिज्म ऑन सॉरो, क्या हो जाएगा? डिप्रेशन, पेसिमिज्म एंड सॉरो एक अर्थ में बॉयंसी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करें, चेयरफुलनेस, हैप्पीनेस एंड जॉय। यहां पर इस सेशन में इस पेज का जो पहला शब्द है वो है बॉयंसी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल और एबल टू मेक अ प्रॉफिट और अ हैप्पी पॉजिटिव क्वालिटी स्पेशली इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब है कि सफल होने और लाभ कमाने में सक्षम होने का गुण या प्रफुल्लता, विशेष करके कठिन परिस्थितियों के बावजूद। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं बॉयंसी का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ रिमार्केबल बॉयंसी, क्या है? ही वॉज अ मैन ऑफ रिमार्केबल बॉयंसी।
चले अगला जो शब्द है वो है शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द अमाउंट बाय विच समथिंग इज लेस देन यू नीड और एक्सपेक्ट। मतलब है कि अपेक्षा या आवश्यकता से कम, मात्रा की दृष्टि से। क्या कह रहा है कि द अमाउंट बाय विच समथिंग इज लेस देन यू नीड और एक्सपेक्ट, मतलब है कम होने के अर्थ में प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें शॉर्टेज, स्कार्सिटी एंड डेफिसिट, क्या हो जाएगा शॉर्टेज, स्कार्सिटी एंड डेफिसिट एक अर्थ में शॉर्टफॉल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें प्लेंटी, सरप्लस एंड एबंडेंस, क्या हो जाएगा प्लेंटी, सरप्लस एंड एबंडेंस एक अर्थ में शॉर्टफॉल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है शॉर्टफॉल। द अमाउंट बाय विच समथिंग इज लेस देन यू नीड और एक्सपेक्ट, मतलब है अपेक्षा या आवश्यकता से कम, मात्रा की दृष्टि से, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं शॉर्टफॉल का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The estimated shortfall for this financial year is $1.2 million. क्या है? The estimated shortfall for this financial year is $1.2 million. अब यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द है, पहला है buoyancy, the quality of being successful or able to make a profit, और a happy positive quality especially in spite of problems. मतलब है सफल होने या लाभ कमाने में सक्षम होने का गुण या प्रफुल्लता, इस अर्थ में हम buoyancy शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है शॉर्टफॉल। द अमाउंट बाय विच समथिंग इज लेस देन यू नीड और एक्सपेक्ट, अपेक्षा या आवश्यकता से कम या मात्रा की दृष्टि से, अपेक्षा या आवश्यकता से कम किस दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से, इस अर्थ में हम शॉर्टफॉल का प्रयोग करते हैं, कम या कमी के अर्थ में। चले अगला जो शब्द है वो है आर्कफॉ। आर्कफॉ नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अल्टीमेट एनिमी और चीफ एडवर्सरी। क्या है? अल्टीमेट एनिमी और चीफ एडवर्सरी, मतलब है मुख्य शत्रु या कट्टर दुश्मन, इस अर्थ में हम आर्कफॉ शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें एनिमी, फो एंड एडवर्सरी, एक अर्थ में आर्कफॉ के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। एंटोनिम की बात करें फेलो, बडी एंड चम, क्या हो जाएगा फेलो, बडी एंड चम एक अर्थ में आर्कफॉ के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है आर्कफॉ, अल्टीमेट एनिमी और चीफ एडवर्सरी एक अर्थ में वो कट्टर दुश्मन कह लीजिए या फिर मुख्य शत्रु, उस अर्थ में हम इसका प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल की बात कर ले, ही हैज कट अ पॉलिटिकल सेटलमेंट विद द आर्कफॉ। क्या है? ही हैज कट अ पॉलिटिकल सेटलमेंट विद द आर्कफॉ। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है आर्कफॉ, अल्टीमेट एनिमी और चीफ एडवर्सरी। चले अगला जो शब्द है वो है वांटेज पॉइंट। वांटेज पॉइंट नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ पर्टिकुलर पर्सनल वे ऑफ थिंकिंग और सेट ऑफ ओपिनियंस, मतलब है किसी का जो नजरिया होता है, एक विशेष तरीके का सोचने का जो अपना डायमेंशन है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वांटेज पॉइंट का। या फिर अ प्लेस विच प्रोवाइड्स अ गुड व्यू, मतलब किसी जगह का वैसा स्थान जो किसी चीज का गुड व्यू प्रोवाइड करे, जहां से सब चीज अच्छे से देखा जा सके, दैट इज कॉल्ड वांटेज पॉइंट। नजरिया, प्रेक्षण स्थल या फिर स्थान जहां से कोई वस्तु अच्छी तरह दिखाई दे, इस अर्थ में हम यूज करते हैं वांटेज पॉइंट का। सिनोनिम की बात करें पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट एंड आउटलुक, ये मैंने नजरिया के अर्थ में रखा है, इसका जो है उस अर्थ में मैंने यहां पर सिनोनिम रखा है, और इस अर्थ में कोई भी परफेक्ट एंटोनिम ऐसा कुछ लगा नहीं, मैंने इसलिए इसको रहने दिया है। तो वांटेज पॉइंट इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है अ पर्टिकुलर पर्सनल वे ऑफ थिंकिंग और सेट ऑफ ओपिनियंस, जिसको आप कह सकते हैं नजरिया, जिसका अपना अपना अलग अलग होता है, मतलब है पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट एंड आउटलुक एक अर्थ में इसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। ऐसे वांटेज पॉइंट का प्रयोग हम एक और मीनिंग में करते हैं अ प्लेस विच प्रोवाइड्स अ गुड व्यू, मतलब है स्थान जहां से कोई वस्तु अच्छी तरह दिखाई देता है, उस अर्थ में भी हम वांटेज पॉइंट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है फ्रॉम आवर मॉडर्न वांटेज पॉइंट वी कैन सी व्हाई मुगल एम्पायर कोलैप्स्ड। क्या है? फ्रॉम आवर मॉडर्न वांटेज पॉइंट वी कैन सी व्हाई द मुगल एम्पायर कोलैप्स्ड। इस पेज पर दो शब्द, पहला है आर्कफॉ, अल्टीमेट एनिमी और चीफ एडवर्सरी, है ना, कट्टर दुश्मन या मुख्य शत्रु, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है वांटेज पॉइंट, अ पर्टिकुलर पर्सनल वे ऑफ थिंकिंग और सेट ऑफ ओपिनियंस या अ प्लेस व्हिच प्रोवाइड्स अ गुड व्यू, नजरिया या स्थान जहां से कोई वस्तु अच्छी तरह दिखाई दे, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं वांटेज पॉइंट का। चले अगला जो शब्द है वो है सैवेज, और आप लोग इससे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वेरी क्रूएल और वायलेंट, और इफ एन एनिमल सैवेजेस समवन इट अटैक्स देम वायलेंटली एंड कॉजेज सीरियस इंजरीज। मतलब क्या है? इसका मतलब है अति निर्दय, हिंसक या बर्बर हिंसा का शिकार होना या बनाना। दो तरीके से प्रयोग हो रहा है। मैंने पहला कहा एडजेक्टिव, तो उसके लिए अति निर्दय और हिंसक कह सकते हैं, और बर्बर हिंसा का शिकार होना, बर्बर हिंसा का शिकार होना या बनाना, यहां पर ये इधर ही रह जाएगा। अति निर्दय, हिंसक या बर्बर, इस अर्थ में हम सैवेज शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत बखूबी प्रचलित है। सैवेज रिप्लाई होता है। हाँ, आजकल पता नहीं सोशल मीडिया पे कौन कौन सा होता है, नया नया वर्ड सब आ गया है। और ये जो आजकल के लोग सब जो है, नए नए जनरेशन के लोग सब,
पता नहीं एन कहते हैं उसको। हाँ, फुल फॉर्म हम कायल बोले अब अपने हिसाब से सोच लीजिए। हाँ, एन एगो मेल एगो फीमेल है। हाँ, नहीं हम नहीं बोलेंगे। तो वो लोग अपना अपना वर्ड खोज लिया है, नया नया रिलेशन पैदा करता है उसके लिए। वो नया कौन सिप है, फलाना सिप है, कौन कौन पता नहीं। इतना अंग्रेजी पढ़े सब जिंदगी में कभी नहीं भेटा है, नया नया पैदा हो रहा है। तो अपने आप से जो अपने जीवन को परिभाषित कर रहे हैं, बेसलेस डिफिनेशन, एक की जगह जाइएगा संभल के। चलिए, ऐसा विशेष करके मून स्ट्रक लोग करता है। कल वाला वर्ड पढ़े है ना, पहला ही वर्ड था मून स्ट्रक। मीनिंग लिख के बताइएगा तो क्या मीनिंग है। एगो सिनोनिम बताइएगा, एगो और दिन बताए थे। हाँ, पहने ला चप्पल ने लेकिन लेब एप्पल, उसके लिए भी एगो मीनिंग बताए थे हम, वो भी उसका था सिनोनिम। लिख के दोनों बताइएगा तो कल पहला क्या वर्ड था। हाँ, जो लोग नया नया शब्द पैदा कर रहे हैं, और उसका एगो सिनोनिम जरूर लिखिएगा कमेंट, हम बेसब्री से इंतजार करेंगे पक्का। चलिए, यहाँ जो पहला वर्ड है वो है सैवेज, वेरी क्रूएल और वायलेंट, या फिर इफ एन एनिमल सैवेजेस समवन इट अटैक्स देम वायलेंटली एंड कॉजेज सीरियस इंजरीज। मतलब है हिंसा का शिकार होना या बनाना, इस अर्थ में भी सैवेज का प्रयोग करते हैं। ऐसे अति निर्दय, हिंसक या बर्बर इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात कर लें, ब्रूटल, विशियस, रूथलेस एंड क्रूएल। क्या है? ब्रूटल, विशियस, रूथलेस एंड क्रूएल एक अर्थ में सैवेज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात कर लें तो एंटोनिम में हम रख लेंगे बेनाइन, काइंड, ह्यूमन एंड मर्सीफुल। क्या हो जाएगा? बेनाइन, काइंड, ह्यूमन एंड मर्सीफुल एक अर्थ में सैवेज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है सैवेज, वेरी क्रूएल और वायलेंट। इफ एन एनिमल सैवेजेस समवन इट अटैक्स देम वायलेंटली एंड कॉजेज सीरियस इंजरीज। अति निर्दय, हिंसक या बर्बर, या फिर हिंसा का शिकार होना या बनाना, इस अर्थ में हम सैवेज शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं कि द बॉय डाइड आफ्टर बीइंग सैवेज्ड बाय अ वुल्फ। क्या है? द बॉय डाइड आफ्टर बीइंग सैवेज्ड बाय अ वुल्फ। चलिए, अगला जो शब्द है वो है एबॉमिनेबल। एबॉमिनेबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वेरी बैड और शॉकिंग, मतलब है बहुत बुरा और घिनौना। इस अर्थ में हम एबॉमिनेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, लॉथसम, डिटेस्टेबल एंड ओडियस। क्या है? लॉथसम, डिटेस्टेबल एंड ओडियस एक अर्थ में एबॉमिनेबल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एक्सेप्टेबल, इनॉक्वस एंड डिजायरेबल। क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबल, इनॉक्वस एंड डिजायरेबल एक अर्थ में एबॉमिनेबल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है एबॉमिनेबल, मतलब है वेरी बैड और शॉकिंग, बहुत बुरा, घिनौना। मतलब है सिनोनिम की बात करें, लॉथसम, डिटेस्टेबल एंड ओडियस। एंटोनिम की बात करें, एक्सेप्टेबल, इनॉक्वस एंड डिजायरेबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द प्रिजनर्स आर फोर्स्ड टू लिव इन एबॉमिनेबल कंडीशन। क्या है? द प्रिजनर्स आर फोर्स्ड टू लिव इन एबॉमिनेबल कंडीशन। इस पेज पर भी दो शब्द, पहला है सैवेज, मतलब है वेरी क्रूएल और वायलेंट, और इफ एन एनिमल सैवेजेस समवन इट अटैक्स देम वायलेंटली एंड कॉजेज सीरियस इंजरीज। अति निर्दय, हिंसक या बर्बर, या फिर हिंसा का शिकार होना या बनाना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं सैवेज का। दूसरा जो शब्द है वो है एबॉमिनेबल, मतलब होता है वेरी बैड और शॉकिंग, बहुत बुरा और घिनौना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम एबॉमिनेबल का। चले, अगला जो शब्द है वो है गश। गश नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू फ्लो आउट सडनली एंड इन ग्रेट क्वांटिटीज, और टू एक्सप्रेस प्लेजर और एडमायरेशन टू मच सो दैट इट डज नॉट साउंड सिंसियर। मतलब एक तो अचानक से बहुत तेजी से फूट पड़ना, और विशेष करके लिक्विड के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा क्या है कि किसी भी चीज का ना बहुत ज्यादा प्लेजर, एक्सप्रेस प्लेजर और एडमायरेशन टू मच, कि वो इतना ज्यादा हो जाए कि वो सिंसियर ना लगे। मतलब है फूट पड़ना, अत्यधिक प्रशंसा करना या भावुकता पूर्वक कहना, इस अर्थ में हम गश शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्क्विट, स्पर्ट, जेट एंड इजेक्ट। क्या हो जाएगा? स्क्विट, स्पर्ट, जेट एंड इजेक्ट एक अर्थ में गश के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ड्रिप, टिकल, ड्रिबल एंड ऊज। क्या हो जाएगा? ड्रिप, टिकल, ड्रिबल एंड ऊज एक अर्थ में गश के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज का जो पहला शब्द है वो है गश, टू फ्लो आउट सडनली एंड इन ग्रेट क्वांटिटीज, टू एक्सप्रेस प्लेजर और एडमायरेशन टू मच सो दैट इट डज नॉट साउंड सिंसियर। मतलब है फूट पड़ना, अत्यधिक प्रशंसा करना या भावुकता पूर्वक कहना, इस अर्थ में हम गश शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डार्लिंग आई एम एक्साइटेड सी गस्ट। क्या है? डार्लिंग आई एम एक्साइटेड सी गस्ट। अब यहां पर क्या है? पहला शब्द गश। चले, इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है डिवोर। डिवोर वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू ईट समथिंग quickly because you are very hungry, or to destroy something completely, or to do or use something quickly and completely। अब देखिए, तीन अर्थ में प्रयोग हो रहा है। पहला तो है भकोसना,
मतलब है ठूस लेना, भूखे हुए अचानक से बहुत ज्यादा एक बाइट में पूरा बर्गर आधा चाप दिए, उसको कहते हैं हम डिवोर। ठीक है, टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हंग्री, और टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, तेजी और पूरी तरह से काम करना, भक्षण करना। देखिए किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट करने के अर्थ में, इसका हिंदी छूट गया है, टू डू और यूज समथिंग क्विकली एंड कंप्लीटली, इस अर्थ में है ना, तेजी से और पूरी तरह से कोई काम करना। ये जो भक्षण करना है, भकोसना है, ये तो पहला सेंस है कि टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हंग्री, और दूसरा जो है टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, मतलब है किसी चीज को नाश कर देना, तहस नहस कर देना, इस अर्थ में हम डिवोर शब्द का प्रयोग करते हैं। सर ने मैंने उसी अर्थ में रख दिया है डिस्ट्रॉय, डिमोलिश एंड एनिहिलेट। क्या आ जाएगा? डिस्ट्रॉय, डिमोलिश एंड एनिहिलेट एक अर्थ में डिवोर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, मेक, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड एंड क्रिएट। क्या हो जाएगा? मेक, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड एंड क्रिएट एक अर्थ में डिवोर के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो स्पेस का दूसरा शब्द है वो है डिवोर, टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हंग्री, और टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, और टू डू और यूज समथिंग क्विकली एंड कंप्लीटली, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, भकोसना, भक्षण करना, तेजी से और पूरी तरह से कोई काम कर डालना। चले एग्जाम्पल की बात कर लें। द फ्लेम्स क्विकली डिवोर्ड द बिल्डिंग। क्या है? द फ्लेम्स क्विकली डिवोर्ड द बिल्डिंग। तो यहां पर इस पेज पर दो शब्द, पहला है गश, टू फ्लो आउट सडनली एंड इन ग्रेट क्वांटिटीज, और टू एक्सप्रेस प्लेजर और एडमायरेशन टू मच सो दैट इट डज नॉट साउंड सिंसियर, मतलब है फूट पड़ना, अत्यधिक प्रशंसा करना और भावुकता पूर्वक कहना, इस अर्थ में हम गश शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है डिवोर, टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हंग्री, और टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, और तीसरा जो मीनिंग है वो है टू डू और यूज समथिंग क्विकली एंड कंप्लीटली, मतलब है भकोसना, भक्षण करना, पूरी तरह से बर्बाद कर देना, या तेजी और पूरी तरह से कोई काम कर डालना, इस अर्थ में हम डिवोर शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है एस्फिक्सिएट। एस्फिक्सिएट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समबडी बिकम अनकॉन्शियस और डाई बाय प्रिवेंटिंग हिम और हर फ्रॉम ब्रीदिंग, मतलब है किसी की सांस रोक देना या सांस रुक जाना, इस अर्थ में हम एस्फिक्सिएट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्मदर, सफोकेट एंड स्ट्रैंगुलेट। क्या हो जाएगा? स्मदर, सफोकेट एंड स्ट्रैंगुलेट एक अर्थ में एस्फिक्सिएट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, इनहेल, ब्रीद, इंस्पायर एंड एक्सहेल। क्या हो जाएगा? इनहेल, ब्रीद, इंस्पायर एंड एक्सहेल एक अर्थ में एस्फिक्सिएट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है एस्फिक्सिएट, टू मेक somebody become unconscious or die by preventing him or her from breathing, किसी की सांस रोक देना या सांस का रुक जाना, इस अर्थ में हम asphyxiate शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, he was asphyxiated by the smoke while he was asleep। क्या है? he was asphyxiated by the smoke while he was asleep। ठीक है, चलिए अगला जो शब्द है वो फिश आउट। फिश आउट एक फ्रेजल वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू टेक और पुल समथिंग और समबडी आउट ऑफ अ प्लेस, मतलब है खींचना, इस अर्थ में हम फिश आउट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, पुल आउट, स्कूप आउट एंड एक्सट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? पुल आउट, स्कूप आउट एंड एक्सट्रैक्ट एक अर्थ में फिश आउट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इंसर्ट, सबमर्ज, ब्यूरी एंड पुट इन। क्या हो जाएगा? इंसर्ट, सबमर्ज, ब्यूरी एंड पुट इन एक अर्थ में फिश आउट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है फिश आउट, एक फ्रेजल वर्ब है टू टेक और पुल समथिंग और समबडी फ्रॉम आउट ऑफ अ प्लेस, इस अर्थ में हम फिश आउट शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थ है खींचना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी फिश्ड अ पीस ऑफ पेपर आउट ऑफ द पाइल ऑन हर डेस्क। क्या है? सी फिश्ड अ पीस ऑफ पेपर आउट ऑफ द पाइल ऑन हर डेस्क। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है एस्फिक्सिएट, मतलब होता है टू मेक समबडी बिकम अनकॉन्शियस और डाई बाय प्रिवेंटिंग हिम और हर बाय ब्रीदिंग, मतलब है सांस रोक देना या सांस का रुक जाना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं एस्फिक्सिएट का। दूसरा शब्द है फिश आउट, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू टेक और पुल समथिंग और समबडी आउट ऑफ अ प्लेस, मतलब है खींचना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं फिश आउट का, ये एक फ्रेजल वर्ब है। चलिए अगला जो शब्द है वो है मॉल। मॉल वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू अटैक एंड इंजर समबडी बाय टीयरिंग देयर बॉडी, है ना, और टू टच समवन और समथिंग इन एन अनप्लेजेंट एंड और वायलेंट वे, मतलब है छत विच्छत कर देना, खुल्लम खुल्ला आलोचना करना और बुरी नीयत से छूना। मैंने क्या कहा, अंग्रेजों को और कोई काम ही नहीं था, जितना भी शब्द है उसमें कहीं न कहीं घटिया, घिनौना, खुल्लम खुल्ला आलोचना कर देना, कड़ी आलोचना कर देना, चिर फाड़ देना, पता नहीं क्या क्या, या फिर हम लोग को टॉपिक ही वही मिल रहा है, दुनिया में यही सब करने में लोग को मज़ा आ रहा है। देखिए सेशन में कितना सारा वर्ड आ गया, पहला ही वर्ड से शुरू हुआ है, यहाँ भी वही है, इससे पहले भी वही था, डिवोर। तो यहाँ देखिए मॉल, यहाँ पर इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है टू अटैक एंड इंजर समबडी बाय टीयरिंग देयर बॉडी, और टू टच समवन और समथिंग इन एन अनप्लेजेंट
एंड और वायलेंट वे, मतलब है छत विच्छत कर देना, खुल्लम खुल्ला आलोचना करना या बुरी नियत से छूना। इस अर्थ में मॉल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, मोलेस्ट, फील, फॉन्डल एंड टचअप। क्या हो जाएगा? मोलेस्ट, फील, फॉन्डल एंड टचअप एक अर्थ में मॉल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर कोई उचित एंटोनिम लगा नहीं, इसलिए मैंने रहने दिया है। मॉल का मतलब है यहां छत विच्छत करना, खुल्लम खुल्ला आलोचना करना या बुरी नियत से छूना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ स्मॉल बॉय वॉज मॉल्ड बाय द नेबर्स डॉग। क्या है? स्मॉल बॉय वॉज मॉल्ड बाय द नेबर्स डॉग, मतलब क्या किया गया? छत विच्छत कर दिया गया। टीयरिंग देयर बॉडी, पहला वाला, टू अटैक एंड इंजर समबडी बाय टीयरिंग देयर बॉडी, इस अर्थ में यहां पर एग्जाम्पल रखा गया है। चलिए, सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है स्मियर। स्मियर नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू स्प्रेड अ स्टिकी सब्सटेंस अक्रॉस समवन और समथिंग, or something that is not true, that is said or written about an important person and that is intended to damage people's opinion about him or her, especially in politics। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है ना कि अगर हम किसी चीज़ पर कोई स्टिकी सब्सटेंस लगा रहे हैं, एक तो सबसे पहले उसका मतलब है कि गंदा कर देना, मैला कर देना। दूसरा क्या है? अस्पष्ट बना देना। इस अर्थ में भी स्मेयर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कुप्रचार कर देना, मैला किया तो किसी के चरित्र को भी दाग लगा दिया। देखिए यहां पर कह ही रहा है ना कि समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज सेड और रिटन अबाउट एन इंपॉर्टेंट पर्सन एंड दैट इज इंटेंडेड टू डैमेज पीपल्स ओपिनियन अबाउट हिम और हर, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। मतलब क्या है कि किसी पर कोई चिकनी चीज पोतना या लगाना, मतलब है अस्पष्ट बना देना। दाग के अर्थ में कह सकते किसी बड़े आदमी को बदनाम करने के लिए किया गया झूठा प्रचार, या फिर चिकनाई का दाग। इस अर्थ में हम स्मियर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ब्लॉट, स्टेन, स्ट्रीक एंड स्मज। क्या हो जाएगा? ब्लॉट, स्ट्रेन, स्टेन, नॉट स्ट्रेन, स्टेन, ब्लॉट, स्टेन, स्ट्रीक एंड स्मज। एंटोनिम की बात करें, क्लीन, क्लियर, प्यूरिफाई एंड स्क्रब। क्या हो जाएगा? क्लीन, क्लियर, प्यूरिफाई एंड स्क्रब एक अर्थ में स्मेयर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द और सेशन का आखिरी शब्द है वो है स्मेयर, टू स्प्रेड स्टिकी सब्सटेंस अक्रॉस समवन और समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज सेड और रिटन अबाउट an important person and that is intended to damage people's opinion about him or her, especially in politics। मतलब है कि किसी पर कोई चिकनी चीज पोतना या लगाना, किसी बड़े आदमी को बदनाम करने के लिए किया गया झूठा प्रचार, चिकनाई का दाग, इस अर्थ में हम स्मेयर शब्द का प्रयोग करते हैं। 2-3 अलग से ऑप्शनल मीनिंग लेते जाइए। स्पष्ट बनाना, अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं अस्पष्ट बना देना, मैला कर देना, बदनाम कर देना, इस अर्थ में हम स्मेयर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है ही वॉज द विक्टिम ऑफ अ स्मेयर कैंपेन। क्या है? ही वॉज द विक्टिम ऑफ अ स्मेयर कैंपेन। तो यहां पर जो आखिरी दो शब्द आया, पहला है मॉल, टू अटैक एंड इंजर समबडी बाय टीयरिंग देयर बॉडी, और टू टच समवन और समथिंग इन एन अनप्लेजेंट एंड और वायलेंट वे, छत विच्छत करना, खुल्लम खुल्ला आलोचना करना या बुरी नियत से छूना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं मॉल का। एंड दूसरा शब्द है स्मियर, मतलब होता है टू स्प्रेड अ स्टिकी सब्सटेंस अक्रॉस समवन और समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज सेड और रिटन अबाउट एन इंपॉर्टेंट पर्सन एंड दैट इज इंटेंडेड टू डैमेज पीपल्स ओपिनियन अबाउट हिम और हर, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। मतलब है कि अस्पष्ट बना देना, मैला करना, बदनाम करना, दाग, है ना, वो किसी चीज पर चिकनी चीज को पोतना या लगाना, बात वही है। इस अर्थ में हम स्मियर शब्द का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिला करके जो 17 शब्द रखे गए, मुझे तो लगता है कि इसमें 1 या 2 ही आपका पहले से सुना होगा, बाकी सबके सब नए होंगे। और सबके जो अलग अलग मैंने मीनिंग बताए, एक नॉर्मल मीनिंग तो आप पहले से भी जान रहे थे, जैसे कंपाउंड का जान रहे थे, क्लाउड का जान रहे थे, तो जो एक अलग मीनिंग यहाँ पर पढ़ने के लिए मिला और इस अलग तरह के सेंस को सीख करके आपको एक्चुअली बहुत मज़ा आया, सेशन इंटरेस्टिंग लगा और ये वीडियो फाइनली पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.